अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद है। मीडियम वेव्स 585 किलोहर्ट्ज़ पर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं इंतखाब, और मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान दिया रहमान। प्रोग्राम इंतखाब के सिलसिले से आप वाकिफ़ हैं कि तहज्जी तरतीब के एतबार से शख्सियात को हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। गुज़िश्ता बहुत से हफ़्तों से ते का सिलसिला जारी था, और गुज़िश्ता हफ़्ते हमने ते का इख्तिताम किया, और आज हम पहुँच चुके हैं तहज्जी तरतीब में टे पर। तो आज टे के हवाले से गुफ्तगू होगी। टे की एक शख्सियत आज प्रोग्राम में हमारे साथ होंगी जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। आज टे की जिस शख्सियत का जिक्र हम प्रोग्राम में कर रहे हैं, और वो कुछ ही देर बाद प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद भी होंगी, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अगर आपको मौसीकी से दिलचस्पी है और मौसीकी में सेमी क्लासिकल अगर आप सुनते हैं, तो आप यकीनन इनको जानते होंगे। इनका गायकी का एक अपना अंदाज़ है, और पाकिस्तान के मौजूदा दौर में बहुत ही कम ख़वातीन की आवाज़ें ऐसी रह गई हैं कि जो बहुत ही उम्दा सेमी क्लासिकल जो हैं वो गाती हैं। और ऐसी ही एक आवाज़ आज प्रोग्राम में हमारे साथ होंगी। नाम लूँ? नहीं, नाम नहीं ले रहे हम इनका। हम इनकी एक बहुत खूबसूरत नज़्म है, वो हम प्ले करेंगे, और साथ ही आप फ़ौरन से पहले जान जाएंगे कि हमारे साथ प्रोग्राम में आज कौन मौजूद है। तो तमाम सुनने वाले इस बहार आई से जान चुके होंगे कि हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त टेलीफोन लाइन पर टीना सानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं टीना जी आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल जी। आप ठीक हैं? हम बिल्कुल खैरियत से हैं। और मैंने आज किया ये कि आपका लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन देने की बजाय ना अपनी पसंदीदा नज़्म चला दी, और हमारे तमाम सुनने वालों को पता लग गया कि आज टीना सानी जी हमारे साथ मौजूद हैं बातें करने के लिए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो रेडियो पाकिस्तान में आपको कहते हैं हम खुश आमदीद, और आज आपसे बहुत मज़े की बातें होने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बातों में सबसे पहले कहते हैं ना कि जब हम बातचीत की इब्तिदा करते हैं, वैसे भी किसी से मिलते हुए, तो हम पूछते हैं उससे कि वो कैसा है, कैसे मिजाज हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, मौसीकी की तरफ कैसे आई आप? मेरा ख्याल है कि जैसे एक बड़ी कॉमन सी एक बात मैं कहूँगी कि वाकई में ये बिल्कुल इत्तेफाक था, और मुझे नहीं पता था कि म्यूज़िक मेरा करियर बन जाएगा। ये एक लीप ऑफ फेथ जिसको कहते हैं, या ये कि आप यंग उम्र में बड़ी चीजें ट्राई करते हैं। मैं कॉन्शियसली म्यूजिक नहीं कर रही थी, ना करना मेरे जहन में नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मेरे में इतना पैशन इसके लिए जागेगा। तो मैं ये कहूँगी कि बहुत ही हसीन इत्तेफाक था। अगर ये इत्तेफाक ना होता तो हम एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से महरूम रह जाते। बहुत शुक्रिया। लेकिन आई होप कि अगर आपके यंग सुनने वाले हैं तो उनके लिए सिर्फ मैं हमेशा ये कहती हूँ कि थोड़े से फियरलेस हो जाएं, और दिल की भी सुने, क्योंकि मैंने इस मामले में सिर्फ दिल की सुनी थी। करियर नहीं सोचा था, ये नहीं सोचा था कि क्या बनेगा 2 साल बाद या 4 साल बाद। गुड, शायद ऐसे सोचने की जरूरत है। चलें, दिल से हम सोचते हैं। आप तो टीना जी ने भी कह दिया कि दिल से सोचा करें। दिल से सोचना बहुत अच्छा होता है। अच्छा टीना जी, हम जब आपके मुतालिक पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि आपका बचपन जो है वो बहुत घूमते फिरते गुजरा, पाकिस्तान में नहीं गुजरा।
पैदाइश आपकी ढाका की और उसके बाद एक बड़ा लंबा अरसा आपने जो है वो अफ़गानिस्तान में गुजारा, और एक होता है ना कि आप पाकिस्तान में ही रहती हैं तो बहुत सी चीज़ें माहौल के हिसाब से डेवलप हो जाती हैं, मगर जब आप पाकिस्तान से बाहर इतना अरसा रही और फिर पाकिस्तान आके कैसा गुजरा आपका बचपन? बचपन तो बहुत मजेदार गुजरा, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब आप मुख्तलिफ लोगों से, कल्चर से इंटरेक्ट करते हैं तो आपका सोचने का जो अंदाज है वो थोड़ा वसी हो जाता है, और आप इतने ज्यादा फोकस अपने ऊपर नहीं रहते। एज अ नेशन मैं बात करूंगी, एज अ पाकिस्तानी मैं बात करूंगी, क्योंकि मुझे सब लोगों के साथ स्कूल में इंटीग्रेट करना था, चाहे वो बांग्लादेश में हैं, बल्कि मेरे होते हुए बांग्लादेश बना था, और मेरे होते हुए बांग्लादेश के जब स्टूडेंट्स आए थे तो मुझे किसी ने सिखाया नहीं था कि अब मैं इनसे कैसे बात करूं। वो एक डिप्लोमेटिक जो एक बैरियर्स आ जाते हैं लोगों के बीच में। आप बड़े भी हो रहे होते हैं, उस क्योंकि पाकिस्तान से ही गई थी, नई गई थी, और कुछ अपने जहन में एक प्रीकंसीव नोशंस होते हैं कि आपका दुश्मन कौन है और आपका दोस्त कौन है। एक ऑन अ नेशनल लेवल आप सोच रहे होते हैं, आप जाते हैं और फिर लोगों से मिलते हैं और आप कहते हैं कि ये तो बड़े ठीक लोग हैं, ये तो बिल्कुल मेरे जैसे लोग हैं। तो लोगों में जो मेरे लिए जो सबसे बड़ी एजुकेशन थी ग्रोइंग अप, कि लोगों में दुनिया में कहीं फर्क नहीं है। हाँ, ये तो है। दुख वही हैं, साझे हैं, उनकी खुशियाँ साझी हैं, उनके फेस्टिवल्स अलग हो सकते हैं, लेकिन हर किसी का दिल बहुत बड़ा है और वो आपको एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक चीज बहुत ही यंग एज में आपने सीखी। मैंने प्रैक्टिकली मुझे ये सीखनी पड़ी, या सीखी, या प्रैक्टिकली जिंदगी सिखाती है आप। चलें, अच्छा, मुझे ना आपको टीना जी देख के लगता है कि बचपन में आप बहुत शरारती और बहुत जिद्दी सी रही होंगी, तो क्या मेरा ये जो गेस है वो ठीक है आपके बारे में? अच्छा, शरारती नहीं थी मैं, हाँ, लेकिन एक लफ्ज होता है जिद्दी और एक लफ्ज होता है जिद। हाँ, मेरा ख्याल है कि मुझे मैं अपने आप को अगर कहूँ कि मुझे किसी चीज की अगर जिद हो जाती थी, और वो जिद अमूमन ये होती थी, जो मैं अब सोच पाती हूँ कि अगर मुझे कोई ये कह दे कि ये नहीं हो सकता, अच्छा, तो फिर मुझे एक जिद पड़ जाती थी कि इसको करना है या ये होना है। नहीं, मतलब ये नहीं कि कोई सिली सी चीज मैं बात कर रही हूँ, लेकिन हमेशा से मुझे याद है कि मैं बड़ा रिएक्ट करती थी कि लोग इतनी जल्दी क्यों हार मान जाते। किसी ने कह दिया, 4 लोगों ने कह दिया कि ये तो किसी ने नहीं किया, तो ये रीजन नहीं है किसी चीज को ना करने का। आई थिंक म्यूजिक में मुझे ये साथ, ये जो मेरी एक हिस्सा है, इसमें मुझे म्यूजिक में सबसे ज्यादा मदद की। सही। अच्छा, आपके म्यूज़िक पे भी बात करेंगे। अभी आप जब हम लास्ट क्वेश्चन आपसे कर रहे थे, हमारे प्रोड्यूसर साहब जो हैं उन्होंने आपके इतना ढेर सारा निकाल के एक लिस्ट मेरे सामने रख दिया ये सारे गाने टीना जी के हैं और इनमें से चला दें। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं आपसे बातें करूँ या अपने प्रोड्यूसर साहब की पसंद के सॉन्ग्स चलाऊँ। तो मैं कुछ बीच में हम जो है वो थोड़े से अपने सुनने वालों के लिए म्यूज़िक भी प्ले करेंगे आपका, ठीक है? तो अभी हमने कुछ गलतफहमियों की बात की, लोगों से सीखने की बात की, तो आपकी एक नज़्म है वही सुनते हैं। छोटी सी गलतफहमी कर देगी जुदा हमको, छोटी सी गलतफहमी कर देगी जुदा हमको, हालात न बदलेंगे
जुदा हमको, हालात न बदलेंगे मालूम न था हमको, मालूम न था हमको, छोटी सी गलत फहमी। उठते हुए कदमों में जंजीर सी पड़ जाती, उठते हुए कदमों में जंजीर सी पड़ जाती, एहसास निदामत से दहलीज पे गड़ जाती, एक बार मोहब्बत से देते जो सदा हमको, हालात न बदलेंगे मालूम न था हमको, मालूम न था हमको, छोटी सी गलत फहमी। जी, छोटी सी गलत फहमी। टीना सानी हमारे साथ लाइव टेलीफोन लाइन पर मौजूद है और उनसे हमें करनी है बहुत सी बातें। आपके बहुत से सवाल जो हैं वो भी हमने पूछने हैं। आप हमारे साथ मौजूद हैं रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से और नशरियात हमारी सुन रहे हैं मीडियम वेव्स 585 किलोहर्ट्ज़ पर। टीना जी से बहुत से सवाल करेंगे। जी टीना जी, जी आपकी नज़म सुनी, बहुत मज़ा आया और ढेर सारे सवाल मेरे पास मौजूद हैं जो अब हमने आपसे करने हैं। कुछ मैसेजेस भी आ गए हैं जिन पे हमने बात करनी है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जो हमारे सुनने वाले हमसे पूछ रहे हैं। फ़हद रिजवान है हमारे साथ, तो कहते हैं टीना जी से ये पूछिए कि फ़हद साहब के बारे में ऐसी क्या चीज़ उनको उनकी शायरी में पसंद है कि उन्होंने जब भी फ़हद साहब को गाया हमें भी बहुत खूबसूरत लगता है और उनको फ़हद साहब को गाने में इतना मज़ा क्यों आता है? अच्छा, पता है क्या, ये आपका जो पहला सवाल था ना कि आप जो हम बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ कल्चर से मेरा वास्ता बहुत ही कम उम्री में पड़ा और एज अ स्टूडेंट बहुत मुख्तलिफ होती है ज़िंदगी। जब आप हाई स्कूल में होते हैं या बिल्कुल टीनेजर या ये उम्र होती है तो उस वक्त बच्चे जो होते हैं वो खासे मीन भी होते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब वो इतने डिप्लोमेटिक नहीं होते हैं। तो उसमें आपको सीखना पड़ता है हाउ टू गेट टू नो एवरीबडी एंड आई थिंक एक ह्यूमन नेचर है टू बी लाइक्ड बाय एवरीवन। ये एक हर बच्चे से लेके कितना भी उम्र रसीदा हो जाए, वी लाइक टू बी लाइक्ड बाय पीपल। और आई थिंक ये कुछ चीज़ें भी बड़े होते हुए मुझे मैंने सीखी। और फ़हद को ये बताइए कि शायद ये मेरी तैयारी थी कि जब मैंने गाना शुरू किया 1980 में, और मुझे फैज़ साहब के बारे में कुछ इतना ज़्यादा इल्म नहीं था क्वाइट ऑनेस्टली, क्योंकि इतना म्यूज़िक सुना नहीं पाकिस्तानी, और या सुना भी तो कभी गौर नहीं किया कि किसने लिखा है। मतलब मैंने दश्ते तन्हाई और मुझसे पहली सी मोहब्बत और गुलों में रंग भरे, ये मेरे फेवरेट्स होते थे, बहुत सुनते थे, लेकिन ये नहीं पता था क्यों लिखा है, किसने लिखा है। लवली मेलोडीज, बहुत अच्छा गाया हुआ। और मैं 1980 में शुरू करने के बाद और अच्छा, मतलब आई वाज वेरी, लोगों ने बहुत प्यार भी दिया, लेकिन मैं स्विच आउट हो रही थी म्यूजिक से। मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या मैं गा रही हूँ। हल्के फुल्के से को गाने होते थे, आपकी उम्र भी होती है कि आपसे कोई इतना कोई सीरियस नहीं गवाता। जाहिर है मेरी कोई इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी। म्यूजिक मैंने सीखना शुरू कर दिया था, लेकिन टेलीविजन मुझे बोर करने लगा था। उसमें मुझे कुछ ब्रेनलेसनेस लग रही थी, और मैं क्योंकि पढ़ा रही थी तो आई वाज थिंकिंग कि मैं आई वांट टू, व्हाट डू आई वांट टू डू। फैज़ साहब की एक नज़्म मेरे हिस्से में आई थी, मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर से,
हुक्म सादिर। सादिर के वतन बदर हो हम तुम दे गली गली सदा। ये नज्म कैसे मैं कहूँ, एक अवामी अंदाज में कहूँ तो जैसे कहते हैं ना, आपको लग जाती है। हाँ, दुनिया बदल दी इस नज्म ने आपकी। इस नज्म ने और उसकी वजह ये थी कि मुझे लग रहा था ये मेरी कहानी है, क्योंकि आप 12 साल की थी मैं व्हेन आई लेफ्ट, तो उस वक्त को खतो किताबत बच्चे नहीं इतना ज़्यादा हम लोगों ने की होगी, तो जितने दोस्त थे यहाँ के छूट गए। अफ़गानिस्तान जब मैं वापस आई हूँ तो इतने हालात ख़राब हो गए थे कि कोई खतो किताबत फिर छूट गई। तो 2 दफ़ा मेरे दोस्त छूटे हैं ज़िंदगी में, जिनके साथ मैं कहती हूँ कि मेरी जितनी भी दोस्तियाँ हैं वो शायद 18 साल के बाद की हैं। मेरे कोई बचपन सवाए कज़न्स के कोई ऐसा बचपन का दोस्त उसको मैं रिट्रेस नहीं कर पाई, क्योंकि हम तो मेरे लिए मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर से हुक्म सादिर के वतन बदर हो हम तुम दे गली गली सदाएं। ये आपके दिल के बहुत करीब आपको लगी। ये कि सरे कुएं ना शनाया में दिन से रात करना, कभी इससे बात करना। इनिशियली आई हैड अ वेरी टफ टाइम सेटलिंग बैक इनटू पाकिस्तान, क्योंकि एक 18 साल का बच्चा ही होता है वो, मेरे हिसाब से अब नहीं होता लेकिन उस जमाने में था। वो रिटेलिएट बहुत करता है, उसको वो नहीं उसको अपने दोस्तों से दूरियां अच्छी नहीं लग रही, उसको एक स्ट्रेंज माहौल अच्छा नहीं लग रहा। तो मेरे लिए फैज साहब की इस नज़म ने, और उसके बाद आई बिकेम क्यूरियस कि ये कौन सा है, ये किसने लिखी है? नहीं, आई न्यू कि फैज साहब हैं, जाहिर ही है। अच्छा। लेकिन आप सोचें कि मेरे हिस्से में फैज साहब को गाना उस वक्त आया जब उनकी पहली डेथ एनिवर्सरी थी। मैं कभी उनसे मिली नहीं, लेकिन फिर उनके जाहिरी है कि क्लोज हल्के में आई स्टार्टेड मूविंग अराउंड, जैसे उनकी बेटी हैं, उन सन इन लॉ शोएब हाशमी साहब, और फिर उस ज़माने में जितने भी क्लोज लोग दोस्त थे जो फैज साहब के थे, उनमें बैठने का मुझे शर्फ हासिल हुआ कि भैया मेरी अपनी एक तस्वीर इमर्ज होनी शुरू हुई फैज साहब के बारे में। और क्योंकि मैंने पॉलिटिकल अपहीवल भी बहुत देखा, अफगानिस्तान में भी देखा, पाकिस्तान में भी देखा, मैंने दोनों जंगें देखी हैं। मेरे लिए समझना, और फिर ये नहीं समझ में आती थी कि जिसको मैं एनिमी कह रही हूँ वो तो मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं वहाँ पे। सही। मेरे लिए एक स्प्लिट एनर्जी कि मैं इसको किस तरीके से, कि क्या मैं पेट्रियाटिक नहीं हूँ फिर अगर मैं ये ना कहूँ। तो मैंने अपनी वो जो एक सवालात थे उनके जवाब मुझे ये हल्की फुल्की शायरी में तो मिलते नहीं थे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फैज साहब में मुझे एक एक चीज का जवाब मिलना शुरू हुआ, जैसे कहते हैं ना मैग्नेट की तरह आपको खिंचती चली गई आप। फैज साहब की शायरी के साथ। बिल्कुल, फहद को जवाब जो है वो बहुत तफसील से मिल गया होगा, मेरा ख्याल है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ तानिया शाह हैं, वो कहती हैं मैं टीना जी आपकी आवाज़ और अंदाज जो है वो उसको बहुत पसंद करती हूँ। आप किसकी आवाज़ और अंदाज को पसंद करती हैं? 2 लोग मेरी जिंदगी में बहुत करीब रहे हैं, बल्कि 3 आवाज़ की हैसियत से या उनके वैसे बहुत सारे हैं एक्चुअली, मैं 3-4 कैसे गिनवाऊं। मुझे टॉप मतलब मेरे हिसाब से मेहदी हसन साहब से बड़ा गजल गाने वाला अभी तक तो मैंने नहीं। और आपने शायद उनसे सीखा भी है? जी, वो मेरे फिर लकीली मेरे फिर उस्ताद भी रहे। काश मैं उनसे बहुत ज़्यादा सीख सकती, लेकिन जो भी उन्होंने सिखाया उसको मैंने बहुत समझने की कोशिश की, जिसमें से अगर मुझे कभी भी अगर इस बात पे दाद मिली है कि मैं लफ्ज़ बहुत क्लैरिटी से गाती हूँ, तो उसका सवाए मेहदी हसन साहब से और किसी का को क्रेडिट नहीं जाता, क्योंकि वो बड़े पर्टिकुलर होते थे कि बेटा एक तो ये है कि लफ्ज़ क्लैरिटी होनी चाहिए, इजाफतें टूटनी नहीं चाहिए, मतलब इस किस्म की जो गज़ल की गायकी की समझे आपके जो रूल्स थे जो ये मास्टर्स फॉलो करते थे। बिल्कुल। ये वैसे एक सवाल मैंने आपसे पूछना भी है, मैंने लिखा हुआ है और बहुत से मैसेजेस भी हैं। मैं अभी आपको लिए चल रही हूँ अपने आपके पहले सॉन्ग की तरफ जो आपने पीटीवी के लिए रिकॉर्ड किया। कुछ मेमोरीज को रिकॉल करते हैं, इस गीत को सुनते हैं और फिर इस पे हम बात करते हैं, ठीक है? आ
छम छम बसिया छम छम बसिया अखां छम छम बसिया हाय अखां छम छम बसिया दिलां दियां गल्लां दिलां विच रह गईयां वे दिलां दियां गल्लां दिलां विच रह गईयां वे ना तू सुनिया ना दसियां अखां छम छम बसियां हाय अखां छम छम बसियां निक्की जई जिंदड़ी नू रोग किए ला लिया चन्ना परदेसियां नू मीत क्यों बना लिया निक्की जई जिंदड़ी नू रोग किए ला लिया चन्ना परदेसियां नू मीत क्यों बना लिया सोचा विच डूबी हुई सोचा विच डूबी हुई वांग में सदाइयां वे कदी रोम कदी हसियां हाय अखां छम छम बसियां जी अखां छम छम बसियां। मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा प्ले करूँ मगर मैं प्ले कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरा आपसे बातें करने को दिल कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हम जिस ज़माने में ये गाना पीटीवी से ऑन एयर हुआ और आपने पीटीवी के लिए गाया ये वो ज़माना था जब पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा टेलीविज़न और वो मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था तो जो चीज़ चल जाती थी वो रातों रात मशहूर हो जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो कैसा लगा था इस गाने के रिस्पॉन्स जब आपको आया था? असल में मैं एक किस्म के शौक में चली गई थी क्योंकि इसका ये वो दौर था कि जिसमें कि मुझे क्योंकि म्यूजिक सीखने का कहाँ से शुरू हुआ वो एक मेरे हमारे जानने वाले थे और एडवर्टाइजिंग से आपने अपना करियर स्टार्ट किया था। हाँ मतलब वो एक एड एजेंसी थी अब्बा के जानने वाले थे तो ऐसे ही उनका एक हमारा छोटा सा ग्रुप बन गया कि चलो कभी मैं वो वॉइस ओवर्स कर देती थी। अच्छा आवाज़ शायद मेरी नेचुरली अच्छी थी तो कभी कभी वो एक दफ़ा ये हुआ कि मुझे उन्होंने कहा कि लेट्स ट्राई योर वॉइस तुम ये जिंगल गाओ। वो जिंगल 1-2 लाइन्स होती हैं इतना ज़्यादा उसका लंबा चौड़ा होता नहीं है जिंगल्स का। तो मैंने कहा शुडंट बी अ प्रॉब्लम बिल्कुल। और जब मैंने वो गाया तो मुझे इतना टाइम लगा उसको गाने में लेकिन 2 चीज़ें हुई उससे। एक तो ये कि मज़ा बहुत आया आई एंजॉयड इट तो एक डिस्कवर किया डिस्कवरी थी मेरे लिए कि अच्छा आई रियली लाइक म्यूज़िक। और दूसरा ये तकलीफ थी कि इतना टाइम क्यों लिया। एक लाइन थी एंड टीना इतना थोड़ा सा अपने विज़ोम भी था शायद कि भाई 2 मिनट में हो जाएगा
दैट लेड मी टू लर्न, जिसमें मेरे वालिद का बहुत बड़ा हाथ था, और क्योंकि वो बहुत क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते थे और खुद भी बहुत सितार ढाका वगैरह में सीखते थे और बहुत क्लासिकल म्यूजिक का बहुत हमारे घर में सुनने का रिवाज था। गज़ल वगैरह का इतना नहीं था मगर क्लासिकल का था। तो उन्होंने फिर उस ज़माने में हम भी लकी असातिज़ा भी बहुत सारे थे, तो फिर कहा कि भाई कि मैंने अब्बा को कहा कि मुझे कि सीखना है जस्ट कि मैं जिंगल्स अच्छे गाऊं। यही थी मेरी पूरी कायनात, तो यही थी कि जिंगल्स मैं अच्छे गाऊं, आई लाइक माई वॉइस टू बी ट्रेन्ड। वो जो सफ़र शुरू हुआ तो उसके कोई 1-1.5 साल बाद हमारे कोई टेलीविज़न पे शत अंसारी साहब, काफ़ी बहुत सीनियर प्रोड्यूसर, वो एक प्रोग्राम शुरू कर रहे थे जिसमें कि आलमगीर ने उसका होस्ट बनना था और वो हर हफ्ते कोई एक नया स्टूडेंट, नया यंग वॉइस जैसे होता है ना, एक नई आवाज़ इंट्रोड्यूस कर दें। जो आज तक आपको स्टूडियो में भी देखते हैं पैटर्न वही होता है कि नई आवाज़ है जो आलमगीर के साथ गाएगी। एंड आई डिडंट इवन नो आलमगीर। और ये गाना जो है ये मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया था, जो हिंदुस्तान से आए हुए थे, उनके भाई थे, और यही मुझे आता था। मुझे कोई गाने वाने इतने ज़्यादा नहीं आते थे। अच्छा। तो यही उन्होंने चूज़ किया कि तुम ये गा लो, और मैंने यही गाया। एंड आई थॉट कि अच्छा हाउ नाइस, यू नो, बहुत उस ज़माने में रिकॉर्डिंग्स हो जाती थी जल्दी और उसको टेलीकास्ट 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद वो किया जाता था। तो आई फॉरगॉट अबाउट इट कि अच्छा हाँ एक रिकॉर्डिंग की थी, बड़ा मज़ा आया था, एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन जब वो चला तो बिकॉज आई डिडंट, इतना ट्रेमेंडस रिएक्शन था उसका कि मैं डर गई। और मुझे अच्छी तरह याद है कि आई वुडंट गो आउट ऑफ द हाउस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं आई एम एक्सपोज्ड, आई एम नॉट, यू नो, आई कांट बी एनोनिमस। क्योंकि आपकी बात है ना कि टेलीविजन पे कुछ भी चल जाता था तो वो सब देखते थे और फिर सब पहचानने लगते थे, जानने लगते थे। एंड मतलब आई हैड वेरी वेरी गुड रिव्यूज़ और बहुत तारीफ़ें, लेकिन मुझे ना ज़्यादा डर लगा था क्योंकि मुझे खुद को तो पता था कि मुझे इतना गाना आता ही नहीं है जितनी ये तारीफ़ें कर रहे हैं। इनको क्या पता कि मुझे यही गाना आता है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत की हुई थी, तो ये कहीं मैंने अच्छा गा दिया होगा। प्रोड्यूसर स्टार्टेड अप्रोचिंग मी कि जी अब ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम था। आई स्टार्टेड रिफ्यूजिंग कि जी मुझे, अब मैं उनको तो पूरी कहानी नहीं बताती थी कि भाई हमें कि तो मुझे आता ही नहीं है इतना, अगर मुझे किसी ने नया गाना दे दिया। क्योंकि अमूमन व्हेन यू ग्रोइंग अप आप और लोगों के गाने गाते हैं और फिर उन्हीं के एक्सप्रेशंस कॉपी करते हैं। एक ओरिजिनल गाना गाना बहुत मुश्किल था फॉर अ न्यू कमर, क्योंकि आपके पास कोई है ही नहीं ट्यून सुनने को। आपने उस ट्यून को अपना बनाना है, उन लफ्ज़ों को अपना बनाना है। तो मैंने फिर बहुत टाइम लिया था एडजस्ट होने में। अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर साहब की तरफ से एक सवाल आया है, वो कह रहे हैं टीना जी से हमें पूछ के बताइए कि आप इतना संजीदा जो मौसीकी है वो गाती हैं और इतनी संजीदा शायरी, तो आम लाइफ में भी आप इतनी ही संजीदा हर वक्त रहती हैं? नहीं एक्चुअली मुझे मेरे दोस्त जो हैं या जो जिनके साथ आई लव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। मुझे आई लव कॉमेडीज़। मैं अगर कोई भी सिटकॉम्स देखूंगी तो दे हैव टू बी कॉमेडी, कॉमिकल। मुझसे सीरियस, बहुत बहुत मॉर्बिड, बहुत डिप्रेसिंग चीज़ें मैं नहीं देख सकती। मैं देख ही नहीं सकती हूँ। इट जस्ट मेरे पे बहुत इफेक्ट होता है और मैं उन चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। आई लव कॉमेडी, आई लव लाफ्टर, आई थिंक आई एम क्वाइट फनी माई सेल्फ। मगर कहीं ना कहीं उनको कहें बहुत पसंद है, अच्छा ह्यूमर बहुत ज़्यादा पसंद है। चले जी, हमारे साथ एक और मैसेज है। राजा जुल्कुरनैन कियानी है डडियाल आज़ाद कश्मीर से, कहते हैं टीना सानी साहिबा को कहिए, उनको दिल से आदाब कहिए हमारी तरफ से, और उनके गीत हमें बहुत पसंद हैं और वो हमारा कौमी असासा हैं। जी बहुत शुक्रिया, आप ऐसा सोचते हैं, ये आपकी मोहब्बत है। हमारे जैसे लोग आप लोगों की मोहब्बतों पे ही जीते हैं। डॉक्टर मोहम्मद आज़म हैं, खुशाब में हमें सुन रहे हैं, और उनके साथ डॉक्टर शेर अफजल हैं, और सबको सलाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आज प्रोग्राम सुनने का उनको बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। इसके बाद हमारे पास अहमद फराज पेशावर से मौजूद हैं, वो भी प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं, और टीना जी आपको भी कह रहे हैं कि आज मज़ा आ रहा है प्रोग्राम सुनने का। वो कहें कि वो तो जिस धरती से हैं उसने हमें बहुत शायर दिए हैं। फराज साहब के
इंक्लूडिंग अहमद फराज साहब। और उनका नाम भी अहमद फराज ही है। हम मैं यही सुन रही थी मैं। उनकी धरती बहुत रिच है। मैंने परेशान खान खटक साहब को भी गाया हुआ है और उम्मीद है कि हमें बहुत उनकी धरती रिच है पोइट्री के हिसाब से। एक और मैसेज हमें आया है गेती आरा का। गेती, आपने जगह अपनी लिखी नहीं कि आप कहाँ से मैसेज कर रही हैं, और बहुत ढेर सारे सलाम और दुआएं दे रही हैं और कह रही हैं कि टीना जी आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। बहुत शुक्रिया गेती जी, इसमें मैं कोई क्रेडिट नहीं दे सकती, ये फिर खुदा की देन होती है। अभी हम शायरों के कलाम की बात कर रहे थे और मेरे पास गीत भी बहुत से पड़े। अब मेरा जी चाह रहा है आपसे बात करूं और गाने जो हैं वो फिर वैसे ही रह जाएंगे। हम नज़मों की बात करते हैं। शायरी का इंतखाब अब आप आके, शुरू में तो आपने जैसे बताया कि बहुत चूज़ी थी आपके, बहुत अरसा एक गीत के बाद दोबारा फिर आपने सोच समझ के बड़ा अरसे बाद गाया, मगर जब अरशद महमूद साहब के साथ आप फैज़ की तरफ आई और आपने फैज़ को गाना शुरू किया, और उसके बाद अब इस स्टेज पे आप कैसे चूज़ करती हैं कि आपको कौन सा कलाम जो है वो गाना है या कौन सा अपने लिए कंपोज करवा के गाना है, ये कैसे आप मुंतखब करती हैं कि ये चीज़ अब मुझे गानी है? टिपिकली जैसे हालात होते हैं, टिपिकली जैसे मुझे याद है कि फैज साहब की एक दौर था 2010-2011 में जो मैं गाती आ रही थी फैज साहब की चीज़ें, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये मुझे अब ज़रूरत किसी और मैसेज की है मेरे लिए, क्योंकि एक सेंस ऑफ होपलेसनेस, एक सेंस ऑफ डिप्रेशन था मुल्क के अंदर। और मैं फैज साहब को हमेशा होप यानी उम्मीद के शायर रहे, वो किन हालात में भी वो जिस किस्म की, तो उसमें फिर मैंने चूज किया था। फिर आप इकबाल की तरफ आई? हाँ, इकबाल को भी मैंने कभी नहीं पढ़ा था। वो भी अराउंड दैट सेम टाइम 2011-2010 में, जब मुसलमानों की एक समझें आपके एक दुनिया भर में हमारे मुसलमान होने की वजह से हमारे साथ ज्यादतियाँ भी हो रही थी बॉर्डर्स पे, इमिग्रेशन पे, और ये एक नई चीज़ थी जिसके लिए हम में से कोई तैयार नहीं था। और पाकिस्तानी यूथ जो है वो अब तो बहुत संभल गया है, लेकिन उस ज़माने में कोई सेंस ऑफ डिप्रेशन में आ गया था कि नोबडी लाइक्स अस। आपको वो सेंस दिया जा रहा था। उसके लिए फिर मुझे हट के फिर मुझे उन चीज़ों पे आना पड़ा कि जो होप बिल्डिंग भी हो, क्योंकि हर कौम के लिए बड़ा ज़रूरी है। और ये फैज साहब हमें पसंद भी इसीलिए हैं कि ना सिर्फ वो हमें होप देते हैं, वो पहले ये कहते हैं कि देखो सच्चाई ये है। अल्लामा इकबाल शिकवा भी मेरे लिए यही लगा कि देखो सच्चाई ये है, लेकिन इससे बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल। इफ़ यू जस्ट अपने आप को ही अगर सारा दिन, और तो कह रहे हैं, आप अगर अपने बच्चे को ना दिन में 3 दफ़ा ये कह दें कि बेटा तुम बिल्कुल नाकारा हो, 1 साल बाद वो बच्चा किसी काम का नहीं रहेगा। तो आप अपने मुल्क के बारे में ये कहे चले जाते हैं, मैं सुनती हूँ और मुझे बहुत चिढ़ होती है कि ये तो ऐसे ही है कि जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तो यार अब कुछ होने वाला नहीं है। अब भी हम बात कर रहे थे, जिस तरह आपने बताया भी कि शुरू में बहुत आसान होता है कि किसी की गाई हुई कोई चीज़ गा देना, उसमें खुद से एक्सप्रेशन ऐड नहीं करने पड़ते, मगर एक नया गाना गाने के लिए अपने एक्सप्रेशन ऐड करने पड़ते हैं। तो मेरे पास इस वक्त 2 चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो पहले किसी और ने गाई और फिर आपने गाई। यकीनन आपके दिल के बहुत करीब होंगी दोनों। एक तो मुझे याद है, हम छोटे होते थे ना, तो उस वक्त मुझे भी म्यूज़िक का कुछ नहीं पता था कि क्या होता है, मगर वो आपने इतनी खूबसूरत अंदाज से बिल्किस खानम जी का अनोखा लाडला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको उन्हीं से सुना, फिर उसी को गाया। हाँ बिल्कुल, तो वो भी मेरे पास है। और दूसरी जो मेरे पास मौजूद है वो माई भागी जी का खड़ी नीम के नीचे। तो दोनों में अच्छा, खड़ी नीम, बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझ रही थी दशे तनाई चलाएंगी आप, बिल्कुल। कौन सा सुनेंगी? इन दोनों में से आप कौन सा चलाना चाहेंगी? हाँ, इन दोनों में से आप चूज करें, आपको हम कौन सा गीत सुनाए इस वक्त? ये मैं नहीं चूज करूंगी, ये आप लोगों का जो दिल चाहे। अच्छा चल, आप बताइए। मुझे तो फिर ये वाला पसंद है। चलें, सुनाइए। अनोखा लाडला के
अच्छा, इसकी पता मैं बताऊं, जब हम लोगों ने जब मैंने सीखना शुरू किया तो फिर क्योंकि क्लासिकल सीख रही थी तो चंद गाने थे, चंद नहीं बहुत सारे थे जो फिर मैं चूज करती थी, जिसमें थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाती थी, जिससे खुद को भी मजा आता था। ये उनमें से एक गाना था। अभी हमारे पास एक सवाल आया है कि टीना जी से ये पूछ के हमें बताइए कि उन्होंने उर्दू भी गाया, पंजाबी भी गाई, जिस तरह सिंधी और सराइकी भी, और अभी आजकल आप रूमी जो है वो भी गा रही हैं। तो ये सब जुबानें कि आपने सीखी क्योंकि आपका एक्सप्रेशन इतना परफेक्ट होता है इसमें कि हमें लगता है कि आपको सब जुबानें आती हैं? मुझे ज़बानों का शौक़ बहुत है और शायद ये मेरे वालिद से मुझे मिला है। मैं ज़बानें सीख बहुत जल्दी जाती हूँ। तो मैं फ़ारसी बोल लेती थी क्योंकि अब मेरे साथ ज़बान की एक अजीब बात है कि अगर आप उसकी रियाजत ना करें, उसमें प्रैक्टिस ना करें तो वो भूलनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर मुझे कोई 3 महीने दे दे ईरान या अफगानिस्तान में तो आई विल बी बैक ऑन इट। अच्छा, फ्रेंच बोल लेती थी, वो भी उतनी कि बिल्कुल पॉसिबल आप एक शहर में भी मैं रह सकती थी जहाँ सिर्फ लोग फ्रेंच बोल लेते थे। आई लव लैंग्वेजेस। अच्छा, और सिंधी मैं सारी समझ लेती हूँ और मैं अपने सिंधी दोस्त जैसे सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा हैं या मेहताब राशदीन से बहुत मजाक मेरा चलता है कि तुम लोग मेरे से बोलते नहीं हो, तुम लोगों को बड़ा मजा आता है और सारा एक्सेंट मेरा सही होता है, सिर्फ मेरे से बोला करो, और वो हंसी मजाक में हम टाल देते हैं।
लेकिन ये जब मैंने खड़ी नींद गाया था तो क्योंकि हमेशा से कहीं कॉन्शियसनेस थी कि जुबान सही बोलनी चाहिए। उर्दू वाकई में मुझे दोबारा सीखनी पड़ी, ये सही कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसकी वजह ये थी कि अगर मैंने ये काम पकड़ा है तो ये बिल्कुल एक्सक्यूज है ही नहीं मेरे पास कि मैं लफ्ज़ गलत पढ़ूं। एक्सक्यूज मैंने अपने आप को कभी ये इजाज़त दी ही नहीं कि मैं किसी ज़ुबान के साथ, तभी किसी ने मुझे कहा था कि आपने पश्तो में कुछ नहीं गाया, मैंने कहा इसलिए कि वो ज़बान मुझे मुश्किल, उसकी मुझे इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सिंधी भी जो है वो मुश्किल है मेरे लिए क्योंकि उसमें चंद ऐसे लफ्ज़ हैं या एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन फिर हमने एक बंदे को बिठाया था वहाँ पे कि भाई जो मैं गा रही हूँ वो गलत ना हो, तो उनसे ओके हो के फिर ये रिकॉर्डिंग हुई। चले, आपका एक सराइकी कलाम मेरे पास मौजूद है, ये आपने फिल्म के लिए गाया था, हो मन जहाँ के लिए। हाँ, अच्छा, ये तो काफी अभी की रिकॉर्डिंग। हाँ, अभी की रिकॉर्डिंग है, तो ये सुनते हैं क्योंकि हम जुबानों की बात कर रहे हैं जी। तो इस पे थोड़ा सूफियाना टच है। वसें शाला ओ खुश पिया वसें शाला नई वे रंग आंदा है यार खुश पिया वसें शाला नई वे रंग आंदा ये वैसे मैं बता दूं, मलका पुखराज ने ये ओरिजिनली गाया था और इसके लफ्ज़ों के लिए मैंने फिर तायरा सैयद को फ़ोन किया था। मैंने कहा भाई ये क्या एग्जैक्टली इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है, तो मैंने कहा ये बताना ज़रूरी था। ये भी हो गया। अच्छा, एक चीज़ मुझे जो आपकी गायकी लगती है कि आजकल जो आपका स्टाइल ऑफ सिंगिंग है उसको गाने वाले बहुत कम लोग हैं।
और जितने यंगस्टर आ रहे हैं उनमें तो मेरे समेत मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है कि वो इतना अच्छा गीत गा सकता है। नहीं, मेरा ख्याल है कि ऑनेस्टली अगर दिमाग बना लें आप अपना, तो वही मैं बात कहूँगी कि कोई भी चीज़ मुश्किल तो है नहीं। आपके जहन में हो सकती है लेकिन है नहीं। इसका जो एक फ्यूल होता है ना, ये इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए, वो सिर्फ अपने एक बिलीफ सिस्टम होता है, और दूसरा ये कि ये किया तो लोगों ने ही है ना, गाया हुआ तो लोगों ने ही है। तो किसी ने अगर कर लिया है तो इट्स डूएबल, मतलब ये इम्पॉसिबल तो है नहीं। तो पहले तो ये मैसेज अपने दिमाग को देना शुरू करें कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर एक इंसान ने कर लिया है तो 4 लोग और भी कर सकते हैं उसको। बिल्कुल, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ब्रेकिंग द मिथ। और दूसरा ये कि डिपेंड करता है कि आप कितने पैशनेट हैं। अगर रीजंस बड़े ज़रूरी होते हैं कोई भी चीज़ करने के। अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि आपने पैसा बनाना है तो आप उसको डिफरेंट तरीके से अप्रोच करेंगे। अगर आपने इसलिए करना है कि आपने फेमस होना है, आपके रीजंस डिफरेंट होंगे, आपका तरीका कार डिफरेंट होगा। और अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ सुने ना सुने, मैंने अपने लिए करना है, आपकी अप्रोच डिफरेंट हो जाएगी। ये तीनों कामों की अप्रोच डिफरेंट होगी, इसके रिजल्ट्स भी डिफरेंट होंगे। बिल्कुल। तो ये चॉइस आपकी है कि आपने करना क्या है इसका। तो मेरे लिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू हैव दिस क्वेश्चन आंसर्ड, और मेरा एक ही जवाब था कि आई वांट टू डू इट फॉर माई सेल्फ, और खुदा करे कि लोगों को भी पसंद आ जाए जो मैं अपने लिए कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल, हमें तो बहुत पसंद आता है। अच्छा, सेमी क्लासिकल सिंगिंग से और जो फैज़ गाने के बाद हम आपका एक और रुख देखते हैं कि जब आप मुख्तलिफ ड्रामा सीरियल्स, क्योंकि आजकल तो हर ड्रामे का OST जो है वो बड़ा मकबूल होता है। वैसे बाय द वे वो शुरू करने वाले भी हम लोग ही थे। बिल्कुल, मुझे याद है। मेरा ख्याल है नैयरा आपा और आपका 2 नज़में थी जो PTV का ड्रामा था, निजात। हाँ, निजात, कारवान आपको याद होगा, खड़ी नींद के नीचे। मतलब मैंने एक दफा सायरा काज़मी को, जो बहुत नाराज हुई थी, आई रिफ्यूज्ड। मैंने कहा सायरा, मैं ये पता बैकग्राउंड सिंगर बन रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उसके हर प्ले में खलीज था, बोल के लवाजाद उसमें था, तानसेन था जिसमें तानी के लिए आपने कुछ प्लेबैक सिंगिंग की थी। हर चीज में तो आई गॉट टायर्ड ऑफ इट। और मुझे याद है कि बड़ी खूबसूरत चीज़ जो फिर मैंने नहीं गाई, किसी और ने गाई, एक बड़ी अच्छी सिंगर होती थी हमारी गुलबहार बानो जी। तो मुझे याद है कि मुझे तो मैं तंग आ गई हूँ प्लेस के गाने गा गा के। दैट्स व्हेन आई डिडंट सिंग इट। लेकिन मुझे पता है कि OSTs जो हैं वो बहुत अब तो बहुत ही ज़्यादा एक और लेवल पे हो गए हैं। मैंने सुने हैं OST, मगर उसमें भी हमें पता फौरन चल जाता है कि टीना सानी गा रही हैं। कभी कभी कर देती हूँ अभी भी मैं। हाँ, एक सवाल अभी मेरे पास आया है, और वो ये है कि टीना जी से पूछिए कि जब हमारा जी चाहता है कि हम कोई गीत सुने तो हम तो टीना जी का निकाल के सुन लेते हैं, मगर टीना जी किसके गीत सुनती हैं? अच्छा, ये भी बहुत डिपेंडेंट है। जैसे इन दिनों में मैं रईस खान साहब की सितार सुन रही थी। अच्छा जी। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं गाने वालों को ही सिर्फ सुनूं। जब मुझे बहुत ही एक्सेलेंस सुननी होती है, और मैं वेस्टर्न क्लासिकल भी काफ़ी सुनती हूँ, क्योंकि ये वो बात को उस बात से जोड़ता है कि जब आप ह्यूमन एक्सेलेंस देखते हैं तो आपके अंदर, मेरे अंदर कम से कम, ये बहुत वलवला उठता है कि अगर एक कर सकता है तो 10 और कर सकते हैं जी। आपको वो बड़ी मुझे होप मिलती है उससे कि इस बंदे ने प्रैक्टिस ही की होगी ना इतनी ज़्यादा, जो इतनी एक्सेलेंस पे ये पहुंचा है। तो आई थिंक वो मेरे लिए इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू लिसन टू एक्सेलेंस। तो मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ लोगों को सुनती हूँ। बिल्कुल। और टीना जी, मुझे एकदम से पता लगा है कि हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। देखिए, ये मेरा कसूर तो नहीं है। हाँ, ये तो समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ, मगर मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू वेरी मच कि आपने रेडियो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। टीना जी हमारे साथ मौजूद थी आज टेलीफोन लाइन पर, और इनसे हमने गुफ्तगू की। प्रोग्राम जो है इंतखाब का सिलसिला जारी है। आप हमारे साथ मौजूद हैं मीडियम वेव्स 585 किलोहर्ट्ज़ पर।
प्रोग्राम इंतखाब में आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। अपनी मेज़बान दिया रहमान को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी।